Hey guys, so welcome to the Pursuit Vidya. So in this video we are going to cover the rights and freedom of the Indian Constitution. So in the previous video we have done the rights till Article 22. So in this video we are going to cover the Articles 23 to 30. So Article 23 and 24 comes under the right against exploitation. Article 25 to 28 comes under the article freedom of religion. And Article 29 and 30 comes under the cultural and educational rights. Okay, and all of these rights are available to all the individuals irrespective of any discriminations. Therefore, they uphold the Indian democracy principle guaranteeing dignity, equality, and freedom of the individual. So now let's see Article 23, that is prohibition of human trafficking and forced labor. Now, what is human trafficking? So, human trafficking means you are selling the person or buying the person, okay, as an object. So, selling or buying of a people, immoral trafficking of the women and children. Even it includes Devdasi system, right? And slavery. So, पार्लियामेंट के पास पावर है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोके और पनिशमेंट करे. So, Parliament already enacted the Immoral Traffic Prevention Act in 1956. Okay, so it also prevent beggar and forced labor. Now this force is not only economic कि भाई 2 लाख दिए तुम मेरे पास ही काम करोगे जब तक 2 लाख नहीं दोगे. So it's not only economic coercion but also the physical and legal coercion. And beggar means compulsory work without adequate remunerations. So this is very important. ओके, अगर आप किसी को वर्क करवा रहे हो इवन लेस देन अ मिनिमम वेज तो भी ये फोर्स्ड लेबर में आएगा. ओके, सो पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड वेरियस एक्ट्स लाइक बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट इन 1976. ओके, फिर लेबर कोड that provides a legal framework against the exploitation, right? And this right, Article 23, is available to both citizens as well as the non-citizens, right? And it protects individuals against state as well as against the private person. Okay, so state may impose the compulsory services for the public purpose but cannot discriminate based on the religion, race, caste or class. This is very important. अगर मान लो कुछ नेशनल सर्विस पब्लिक सर्विस करवानी है तो स्टेट कर सकती है, करवा सकती है, बट वहां पे स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास. दिस यू शुड नोट. नाउ विल डू द आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 23 और 24 दोनों राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के ही पार्ट है. नाउ इट प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन. ओके, सो आर्टिकल 24 क्या कहता है? सो प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस और एनी हजार्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क और रेलवे, राइट? तो ये क्या बोलता है, 14 एज के छोटे बच्चे जो भी हैं उनको हजार्डियस एक्टिविटीज या फैक्ट्रीज माइंस में एम्प्लॉयमेंट नहीं करवानी चाहिए. ओके, और इसके अकॉर्डिंगली चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 पास किया गया था. ओके, एंड अलोंग विथ इट मेनी एक्ट्स वर पास्ड. इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेन किया था और बोला था कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड इस्टेब्लिश होना चाहिए. ओके, और 20,000 रुपए फाइन होनी चाहिए एक चाइल्ड मिनिमम जहां भी 14 ईयर से कम के चाइल्ड एम्प्लॉयड होंगे. तो एज पर द नंबर ऑफ द चाइल्ड फॉर ईच चाइल्ड 20,000 रुपीज शुड बी द फाइन. ओके, 2005 में चाइल्ड राइट्स कमीशन बनाई गई थी नेशनल और स्टेट लेवल के लेवल ऊपर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द child rights and children's courts for the speedy trials. So this is very important. Now that child labor amendment act was passed in 2016. इसमें क्या हुआ ना कि 14 साल के बच्चे जो भी छोटे हैं वो कहीं नहीं एम्प्लॉयमेंट करेंगे. ओके, सो इट बैन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द 14 इयर्स इन ऑल द ऑक्यूपेशंस. ओके, सभी ऑक्यूपेशंस में 14 साल के नीचे को बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी है. ओके, पहले क्या था, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 14 साल के बच्चे
हजार्डस एक्टिविटी में नहीं करेंगे और कहीं चले, बट ये अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया 2016 में, वो बोला गया कि कहीं नहीं करेंगे 14 साल से नीचे। और 14 टू 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं करेंगे, बाकी जगह चलेगी, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई। ओके, सो लाइक पेनल्टीज दी गई 6 महीने से 2 साल के इम्प्रिजनमेंट के लिए। ओके, 20,000 से 50,000 तक फाइन रखा गया। रिपीटेड ऑफेंस करेंगे सो 1 से 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विल सी द आर्टिकल 25, राइट। सो 25 टू 28 हमने देखा है कि ये क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या आता है 25 के अंतर्गत? तो यू हैव फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ओके, सो आप अपना जो भी अंदर का, लाइक यू हैव द सोल, ओके, सो हाउ यू वांट टू कनेक्ट दैट सोल विथ योर particular religion or particular, you can say, god, you have that freedom. Okay, so you have the inner freedom to shape one's relationship with the god or creatures as desired. This is very important. तो एक तो ये हो गया। फिर you have the right to profess your religion, कि like मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, you have the right to profess that openly, okay, your religious beliefs and your faith. Then you have also the right to practice whatever you want to do, right? So like you have the, you can worship idols, you can follow rituals, you can express your own beliefs, so that you have the right. And also you have the right to propagate, that is sharing the religious beliefs with others, but forced conversion नहीं करवाना है। okay, that is not your right, right? but हाँ, इस पे कुछ reasonable restrictions हैं, there are certain limitations on the religious freedom. Now which are the limitations? So one is public order. okay, पीस रहना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट डिस्टर्ब इट शुड नॉट डिस्टर्ब ट्रैंक्विलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हेल्थ कंसर्न्स, obviously, so practices that are endangering the public health can be regulated, like gathering during epidemics and all such things, right? Morality, obviously customs contradicting the accepted moral standards may be restricted. Okay, so economic regulation. State can regulate the financial and economic activities related to the religious practices. So public order, morality or health concern, along with the economic regulations, there can be the limitation on the religious freedom. Okay, now we'll see the freedom to manage the religious affairs. That is Article 26. Okay, you have the right to establish the institutions, okay, for religious and charitable purpose. You have the right to manage those institution and your religious affairs, okay, independently. You can have the right to own the property, that is movable and immovable property, and you have the right to administer that property in a legal manner. ओके, सो आर्टिकल 25 जो हमने देखा ना, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस वाला, वो आपका इंडिविजुअल राइट है। और आर्टिकल 26 में जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर रहे हो, सो दैट इज अ कलेक्टिव फ्रीडम, ओके, फॉर द रिलीजन, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज फॉर द डिनोमिनेशंस। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिनोमिनेशंस को डिनोट भी किया कि जो ग्रुप हैं विथ कॉमन बिलीव्स, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ डिस्टिंक्ट नेम, उसको ये डिनोमिनेशन कहेंगे। तो जैसे रामकृष्ण मिशन है, आनंद मार्ग है, वो हिंदुइज्म में पर्टिकुलर एक सेक्ट है, ऐसा डिनोट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ फ्रीडम, आर्टिकल 27 वी आर डूइंग, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजियस टैक्सेशन, राइट। सो जीरो टैक्स फॉर रिलीजन, that is no compulsory tax for promoting any particular religion. This is very important. तो हम जो भी पैसे दे रहे हैं एज अ टैक्स, तो वो रिलीजन के प्रमोशन में यूज नहीं होना चाहिए। ओके, देयर शुड बी अ न्यूट्रलिटी, 100% रिलीजियस न्यूट्रलिटी शुड बी देयर while using the tax funds, right? Then फीस परमिटेड, अगर आप मान लो कोई पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं तो वहां पे आपसे फीस ले रहे हैं, तो वो चलेगी, क्योंकि दैट इज फॉर द रेगुलेटरी फंक्शंस, okay, for management of the administration. That is very important. Okay, so article 27 prevents the state from favoring any particular religion through the public funds. It prohibits the collection of the tax for religious promotion, but also allows fees for service to the pilgrims or regulation of the religious endowments
for secular administrative purpose. So that is very important. So now we'll see the article 28, that is freedom from the religious instructions. तो freedom from the religious instructions में क्या है ना, तो जो भी इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे पढ़ाई होती है तो उनको चार पार्ट में डिवाइड करा गया है. सो वन इज होली मेंटेन बाय द स्टेट, स्टेट ही मेंटेन कर रही है. दूसरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेट, ओके, दैट इज रजिस्टर्ड स्टेट पे बट वो ट्रस्ट और एंडोमेंट के अंतर्गत बनी हुई है. फिर तीसरी जो स्टेट ने रिकॉग्नाइज की है, और चौथी जहां पे स्टेट एड कर रही है. राइट. सो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कहाँ नहीं दी जाती, तो जहां पे पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है वो स्टेट के द्वारा मेंटेन की गई है. जैसे कोई भी गवर्नमेंट की स्कूल्स देखोगे तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी. ओके. सेकंड, जो ट्रस्ट और एंडोमेंट के अंतर्गत बनी हुई है जैसे मदरसा है तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड. ओके. सो स्टेट रिकॉग्नाइज और स्टेट एडेड, तो वहां पे डिपेंड अपॉन द, यू कैन से रेगुलेटर, वो वॉलंटरी है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ विल सी द 29 article. Now what article 29 says? Article 29 says that you have the right to conserve your distinct language, distinct script और distinct culture. Okay, so आपका जो भी language है, culture है, script है, you have the right, every section of the society have the right to preserve that and conserve that. Okay, so no denial of the admission to the institution of the state based on religion, race, caste or sex or language. तो यहाँ पे आपको डिनाई नहीं किया जाएगा ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. हाँ, मेल का स्कूल अलग है, जैसे सेक्स, मेल और फीमेल, तो वहां पे अगर मेल का है तो मेल में ही अलाउड है, फीमेल का है तो वहां पे डिस्टिंक्शन हो सकता है. राइट. बट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव द राइट टू कंजर्व देयर ओन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट और कल्चर. ओके. यू हैव ऑल्सो द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज. सो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड यूज किया गया है ना, वहां पे ऐसा बोला गया कि एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो आर्टिकल 29 है ना, इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द माइनॉरिटीज अलोन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेज है वो सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स है, विच कैन इंक्लूड बोथ माइनॉरिटीज एंड द मेजोरिटी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. और जो आर्टिकल 29 है, इट प्रोवाइड्स डुअल प्रोटेक्शन, दैट इज फर्स्ट टू द ग्रुप विथ डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज, दैट इज ये वाला वन, कल्चरल प्रोटेक्शन वाला, एंड सेकंड टू द इंडिविजुअल सिटीजन सीकिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, तो ये सेकंड वाला. तो दो क्लॉज हो गए. राइट. सो अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर प्रॉमिस करेगी कि हमें लैंग्वेज कंजर्व करनी है या स्क्रिप्ट या कल्चर कंजर्व करना है, तो इट विल नॉट कंस्टिट्यूट एज अ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द इलेक्टोरल लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो आपका फंडामेंटल राइट है. ओके. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आर्टिकल 29 जो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है, इट इज अवेलेबल टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और जो आर्टिकल 30 जो है ना, दैट इज एक्सप्लिसिटली अवेलेबल फॉर द माइनॉरिटीज पीपल. तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि यू हैव द राइट टू एस्टेब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. राइट. यू हैव द राइट टू एडमिनिस्टर सच इंस्टीट्यूशंस. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करो, उसको एडमिनिस्टर करो. देन यू हैव द राइट ऑफ द प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी. तो मान लो अगर गवर्नमेंट को वहां पे रोड बनवाना है तो आपके पास राइट है कि आप उसको, यू कैन से, लीगली पैसे लो. बिना पैसे बिना पैसे अगर नहीं देगी गवर्नमेंट तो वहां से रोड नहीं बना पाएगी. ओके. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द प्रॉपर्टी एक्विजिशन. Then non-discrimination in the state aid, okay, and right to impart the education in the minority language. So that is very important. अभी different types of minority institutions आती हैं. So पहली क्या करती है, seeking recognition and aid both from the state. दूसरी खाली recognition not aid. तीसरी neither recognition nor aid. राइट. तो जो तीसरी वाली है ना, जो रिकॉग्नाइजेशन भी सीख नहीं कर रही और एड भी नहीं कर रही, सो दैट इंस्टीट्यूशन हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी, राइट, कंपेयर टू द टाइप 1 एंड टाइप 2. पर जो टाइप 1 एंड टाइप 2 है, दे आर सब्जेक्टेड टू द स्टेट रेगुलेशंस,
regarding the syllabus, standards, discipline, and staffing. So type 1 and type 2 are subject to certain regulation of the central government and state government, but type 3 को comparatively greater autonomy दी गई है, but they are subjected to the general laws, right? So that is very important. और ये वाला जो right है ना, right to establish and manage the educational institution of the minority, that is explicitly available to the minorities. Okay, कौन सी minorities? तो religious and linguistic minorities. बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना, इट डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी के माइनॉरिटी बोला कहाँ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है. ओके, सुप्रीम कोर्ट हैज डेवलप्ड गाइडलाइंस थ्रू वेरियस जजमेंट टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द माइनॉरिटी जनरली बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक पोजिशंस. तो कहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर डेमोग्राफिक पोजीशन है उस हिसाब से माइनॉरिटी डिसाइड होती है एट द स्टेट लेवल रेदर देन द नेशनली. तो आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो हिंदू को छोड़ के सभी रिलीजन माइनॉरिटी में है. ओके, और स्टेट गवर्नमेंट में देखोगे तो वो वेरा होता है फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट टू स्टेट. कहीं हिंदू माइनॉरिटीज हैं, कहीं मुस्लिम्स हैं, कहीं सिख्स हैं, कहीं पारसीज हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू. If you like the video, please hit the subscribe button, share the video as much as possible. So we'll meet in the next video and cover the remaining fundamental rights.